आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या पूछता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड पूछा है 4750 रुपीज की धनराशि को एक निश्चित दर पर निवेश किए जाने पर 5.5 वर्षों बाद परिपक्वता पर देय राशि 6,840 रुपये थी। ठीक है, भुगतान किए गए साधारण ब्याज की प्रति वर्ष प्रतिशत दर क्या थी। आइए क्वेश्चन को हम समझते हैं। क्वेश्चन बहुत टेढ़ा तिरछा लिखा हुआ है, लेकिन इसका कोई बहुत सिंपल सा इसमें क्वेश्चन, इसमें सिंपल सा फॉर्मूला लगेगा। सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है PRT/100, और एक चीज और होता है अमाउंट बराबर क्या हो जाएगा, अमाउंट बराबर हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल। यही दो फॉर्मूले का यूज करके इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए अब इसको क्वेश्चन को समझ लेते हैं। देखिए ये 4750 क्या है, कोई प्रिंसिपल है, कोई प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल है 4750 रुपीज प्रिंसिपल है। इसको क्या किया जाता है, इसको निवेश किया जाता है कितने वर्षों के लिए, 5.5 वर्षों के लिए। टाइम कितना दिया गया है, 5.5 वर्ष। इसका मतलब होता है 5 2 10 11/2 वर्ष के लिए निवेश किया जाता है। ठीक है, अब ये राशि हो जाती है, ये राशि कितनी हो जाती है, अमाउंट हो जाता है, ये कितना हो जाता है 6,840 हो जाता है, 6,840 हो जाता है। इसका मतलब यहाँ से हम ये वाला जो फॉर्मूला लगाएंगे, इससे हमें क्या आ जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा, इसको माइनस करेंगे इससे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 9 आ जाएगा, 0 हो जाएगा, और उसके बाद 2, ये इतना हो जाएगा, इसका सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए जब आपका सिंपल इंटरेस्ट आ गया ना, अब इसी सिंपल इंटरेस्ट को इस वाले फॉर्मूले में रख करके हम क्या करेंगे, रेट निकाल देंगे। ठीक है, रेट निकालेंगे, और टाइम कितने वर्ष के लिए, इतने 11/2 वर्ष के लिए। देखिए सिंपल इंटरेस्ट तो ये हो गया, अब ये बराबर क्या हो जाएगा, PRT। ठीक है, पी कितना है, 4750 रुपीज़ है, मल्टीप्लाई कितना टाइम हो जाएगा, 11/2, और रेट हमें पता करना है, रेट हमें पता करना है बटे 100। चलिए इसको काटते हैं 5 2 10 हो जाएगा, 5 9 45, 1 2 5 5 25। उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब फिर ऐसे काट देते हैं, 5 1 5 4, 5 9 45, और 5 4 20, फिर 5 1 5 हो जाएगा, और 4 5 8 40। ठीक है, अब क्या करेंगे, 4 1 8 मल्टीप्लाई 2 अपॉन 11, ये देखिए 11 था, मल्टीप्लाई 19 इज इक्वल्स टू रेट। ठीक, अब हम क्या करेंगे, अब इसको फिर से काटेंगे, 11 3 33, 11 8 हो जाएगा, 19 2 हो जाएगा। अब रेट कितना आ जाएगा, 2 2 4 2 8। ठीक है, रेट कितना आ जाएगा, 2 2 4 2 8। ठीक है, 8% क्या आ जाएगा, रेट आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। पूछा है कि एक विक्रेता एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 16% की छूट देने के बाद 403.20 रुपये में बेचता है। यदि उसने कोई छूट नहीं दी तो उसे क्रय मूल्य पर 28% का लाभ प्राप्त होता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है, सबसे पहले तो हमें यहाँ से पता चल गया कि क्रय मूल्य हमें पता करना है। ठीक, आप क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन में कह रहे हैं कि एक विक्रेता है जो वस्तु को बेच रहा है, उसके अंकित मूल्य पर 16% की छूट देने के बाद, अगर हम मान लेते हैं जो अंकित मूल्य है मार्केट प्राइस वो 100 रुपये है। ठीक है, 100 रुपये पर अगर उसने छूट दिया तो छूट कितने की दिया, 16% की अगर छूट दे रहा है तो इसका जो सेलिंग प्राइस हो जाएगा, जो विक्रय मूल्य हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 84%। 84% पर इसका मतलब वो बेच रहा है। तो यहाँ पे बेचने वाला मूल्य क्या दिया गया है, 403.2। ठीक है, तो ये जो बेचने का प्रतिशत आया है ये 84 बराबर हो जाएगा इसके 403 के, 403.2। ठीक है, 0 लिखिए चाहे मत लिखिए। अब यहाँ से हम प्रतिशत की वैल्यू पता कर लेंगे, 403/2/84 अपॉन, अब ये हट गया ना 0, एक 0 बढ़े। ठीक है, तो इसको काटेंगे, 2 4 8, 2 2 4, 2 2 4, 0 1 6। ठीक है, और 2 2 4, 2 1 2, 2 1 2, 0 0 8। ठीक करते हैं, अब हम चलिए इसको काटते हैं, 3 से काटते हैं, 3 7 हो जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा, फिर 3 3 9 हो जाएगा, फिर 3 6 18 हो जाएगा। ठीक है, 7 4 28 हो जाएगा, 7 8
मतलब कितना आ जाएगा, 1% बराबर आ जाएगा 48, ठीक है। 1% बराबर कितना हो जाएगा, इतना। अब बटे ये जो 10 है, अभी इसको भूलिए मत, ये 10। अच्छा, इसका मतलब 100%, जो 100% हम यहाँ पे मार्केट प्राइस पर जान रहे थे, ये कितना हो जाएगा 48 मल्टीप्लाई 100 बटे कितना हो जाएगा 10। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा 480, क्या आ गया 480 आ गया हमारा मार्केट प्राइस आ गया, ठीक है। यहाँ से हमने मार्केट प्राइस की वैल्यू पता कर ली। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन देखते हैं। यदि उसने कोई छूट नहीं दी होती, अगर ये मार्केट प्राइस है और इस पे छूट देने के बाद सेलिंग प्राइस बन रहा है, अगर ये छूट नहीं दे तो इतने रुपए में ही तो बेचेगा ना, तो सेलिंग प्राइस जो सेकंड वाला हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 480 ही तो हो जाएगा, ठीक है। अगर छूट नहीं दे तो इतने रुपए में ही बेचेगा, ठीक है। तो कह रहा है कि तो क्रय मूल्य पर उसे 28% का लाभ प्राप्त होता है। तो क्रय मूल्य क्या होगा, मान लेते हैं क्रय मूल्य x है, ठीक है, x है, और x पर हमें क्या हो रहा है 28% का लाभ हो रहा है। तो 128 बटे 100 बराबर क्या हो जाएगा 480 के, ठीक है। क्रय मूल्य पर 28% का लाभ प्राप्त करेंगे, फिर ये क्या हो जाएगा, ये सेलिंग प्राइस के बराबर हो जाएगा। अब इसको हम क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे। चलिए 4 1 4, 4 2 8 0, 4 3 12, 4 2 8, 2 1 2, 2 6 12, 2 6 12 0, और उसके बाद कितना आ जाएगा 2 8 16, और 2 3 जा, उसके बाद 2 4 जा, इसको काटते जाएंगे, और 2 1 2, 2 5 10 हो जाएगा, ठीक है। अब 4 आया, यहाँ से इसका 25 बार जाएगा, तो x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा 25 मल्टीप्लाई 15, क्योंकि ये तो ऊपर ही था ना, ये नीचे थोड़ी आया था। तो x बराबर हो जाएगा 25 बटे 15, 25 मल्टीप्लाई 15, 25 मल्टीप्लाई 15 को अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 15 25 75 हो जाएगा, और यहाँ पे 7, हाँ 37, तो कितना आ जाएगा 375 रुपीज़, इसका क्या आ जाएगा कॉस्ट प्राइस आ जाएगा, ठीक है। तो कॉस्ट कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। देखिए ये लेवल 2 का है, इसलिए थोड़ा सा क्रिटिकल है, लेकिन मुझे समझाने में आपको थोड़ा टाइम लग रहा है, थोड़ा मैं समझाने के लिए एक आध दो स्टेप्स बढ़ा दे रही हूँ, तो आप क्या करिएगा एग्जाम में उस स्टेप्स को खुद भी कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि किसी घन का मुख्य विकर्ण 12 सेंटीमीटर लंबा है तो घन का आयतन ज्ञात करना है। मुख्य विकर्ण क्या होता है, ये देखिए यहाँ पे ये घन है, ठीक है, ये घन बन गया, ठीक है, यहाँ से ऐसे मैंने ज्वाइंट किया, ये घन हो गया। अब इसका मुख्य विकर्ण क्या हो जाएगा, मुख्य विकर्ण ये ऊपर वाला नहीं, ऊपर वाली प्लेट का नहीं, ठीक है, ये अंदर से, ठीक है, अंदर से, ठीक। तो ये हो जाएगा मुख्य विकर्ण। अच्छा, मुख्य विकर्ण का जो फॉर्मूला होता है, मुख्य विकर्ण का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वो होता है √3 इंटू भुजा, ठीक, √3 इंटू भुजा। अब मुख्य विकर्ण क्या दिया गया है, 12 सेंटीमीटर दिया गया है, 12 दिया गया है, अपॉन √3 हो जाएगा, और यहाँ पे भुजा हो जाएगी, तो 12√3 मल्टीप्लाई √3 देखिए हम क्यों √3 से ऊपर नीचे डिवाइड करते हैं, क्योंकि हमें जो है यहाँ नीचे जो वैल्यू है उसको रूट में नहीं लानी होती है, ठीक। तो आ जाएगा 12√3 अपॉन 3 हो जाएगा 3 4, तो क्या हो जाएगा इसका भुजा हो जाएगी, जो इसकी साइड्स हो जाएंगी वो हो जाएंगी 4√3। अब क्या कह रहे हैं, अब कह रहे हैं घन का आयतन पता करना है। घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन का फॉर्मूला होता है भुजा का क्यूब होता है ना, भुजा का क्यूब होता है, तो 4√3 का क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा, ठीक है। 4 4 जा 16, 4 जा 64 मल्टीप्लाई 3 और √3, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 4 जा 12, और यहाँ 3 6 जा 18 8 19√3, कितना हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब में आंसर आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो रहा है, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जा रहा है, करेक्ट हो रहा है, ठीक है। चलिए यही पूछा था आयतन, और आयतन होता है भुजा का क्यूब, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं क्या पूछा था। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 है, एक निश्चित राशि को 1 वर्ष 4 महीने के लिए 18% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया जाता है। ब्याज 8 मासिक संयोजित है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज इतना रुपए है
तो धनराशि ज्ञात करनी है, धनराशि मतलब प्रिंसिपल पता करना है क्या है, ठीक है। और इसमें क्या दिया गया है, इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट दिया गया है, कितना है 3816 रुपीज़, ठीक। अब देखिए यहाँ पे कुछ चीज़ें ध्यान देनी है। रेट कितना दिया गया है, रेट दिया गया है, रेट 18% प्रति वर्ष के हिसाब से दिया गया है, पर एनम के हिसाब से दिया गया है, प्रतिवर्ष के हिसाब से दिया गया है। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है कि जो ब्याज है वो 8 मासिक संयोजित है, मतलब 8 के स्लॉट में है, ठीक है। तो टाइम कितना दिया गया है, टाइम यहाँ पे दी है 1 वर्ष 4 महीने, तो 1 वर्ष 4 महीने, 4 महीने। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 8 मासिक किस्त है ना, तो हम मास की बात हो रही है, मतलब महीने की बात हो रही है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, टाइम को भी महीने में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। तो 12 + 4 महीना कितना हो जाएगा, तो 16 महीना हो जाएगा, ठीक है। एक वर्ष में कितना हो जाता है, एक वर्ष में 12 महीना, फिर ये 4 महीने, मतलब टोटल कितने हो जाएंगे, टोटल 16 महीने के लिए इन्वेस्ट हो रहा है, ठीक। अब क्या कह रहे हैं, 8 मासिक किस्त है, तो अब इसको हम 8 माह में कैसे डिवाइड करेंगे, देखिए 8 का 2 स्लॉट कैसे करेंगे, 16/8 करेंगे, तो यहाँ पे टाइम का क्या हो जाएगा, टाइम का 2 स्लॉट आ जाएगा, ठीक है, 2 स्लॉट आ गया टाइम का, ठीक। अब टाइम का 2 स्लॉट आ गया, इसका मतलब ये है कि इसको भी, ये जो रेट है इसको भी हम देखेंगे कि कितना बनेगा। अगर ये जो 18% है, 18, ये देखिए, ये जो 18% है क्या है, ये प्रति वर्ष के हिसाब से है, मतलब 12 मंथ में, 12 महीने के लिए प्रति वर्ष के हिसाब से ना, तो 12 महीने के लिए 18% रेट लग रहा है। एक महीने के लिए कितना लगेगा, 18/12% लगेगा, ठीक है। अच्छा, तो कितने महीने के लिए लगाना है हमें, 8 के लिए ना, तो 8 महीने के लिए कितना लगेगा, 8 मंथ के लिए लगेगा, देखिए 8 मासिक संयोजित है ना, तो 8 मंथ के लिए लगेगा 18/12 × 8, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे काट देते हैं, 2 9 जा 2 6 जा हो जाएगा, 3 2 जा हो जाएगा, 3 3 जा हो जाएगा, 2 4 जा कितना हो जाएगा, 3 4 जा 12%, 12% के हिसाब से 8 मासिक किस्त लगेगा। इसका मतलब जो रेट आ गया वो हमारा क्या आ जाएगा, 12% आ जाएगा। यहीं पे खेल था, बाकी तो क्वेश्चन आप सॉल्व कर ही ले जाओगे। अब हम निकालेंगे, प्रिंसिपल निकालेंगे कितना होगा, ठीक है। देखिए रेट कितना है, 12 है, इसका मतलब अगर 100 रहा होगा प्रिंसिपल, अगर हमारा प्रिंसिपल 100 रहा होगा तो अमाउंट कितना बना होगा, 112 बना होगा ना। और लेकिन टाइम का स्लॉट क्या है, टाइम का स्लॉट 2 है, इसलिए यहाँ पे हम 2 बार करेंगे, ठीक है, 112 कर देंगे, ठीक। ये अमाउंट है पूरा, ठीक है, ये पूरा प्रिंसिपल है और ये वाला क्या है, अमाउंट है, ठीक है। तो अब इसका डिफरेंस क्या आएगा, इसका डिफरेंस आएगा कंपाउंड इंटरेस्ट, मतलब अमाउंट माइनस प्रिंसिपल करेंगे तो इसका डिफरेंस आ जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। चलिए पहले हम जो ये 112 है इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 5 जा 10 हो जाएगा, 2 6 जा हो जाएगा और 56 यहाँ पे भी हो जाएगा, ठीक है, और इधर 50 हो जाएगा और इधर 50 हो जाएगा। इसका मतलब जो प्रिंसिपल है इधर 50 × 50 हो जाएगा और ये जो अमाउंट है ये 56 × 56 हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 56 × 56 का क्या आता है, इसको सॉल्व करने पे आया है हमारा 3136 आया और इसको सॉल्व करने पे आया है 2500, ठीक है। अब इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वही होगा कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, डिफरेंस जो होगा कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, अब देखिए यहाँ पे माइनस कर देंगे तो 6 आया और उसके बाद ये 3 है, 11 में से 5 गया हो जाएगा 6 और हाँ बस इतना आ जाएगा, इतना क्या आ जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा, इतना यूनिट, ठीक है। अब कंपाउंड इंटरेस्ट तो हमारा दिया गया है ना, ये दिया गया है ना, तो इतना यूनिट बराबर इसके कर देंगे, ठीक है, कि 3816 के कर देंगे। अच्छा तो एक यूनिट बराबर क्या हो जाएगा, एक यूनिट बराबर हो जाएगा 3816/636 रुपीज़ हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद पूछा क्या है, पूछा है प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल क्या है 2500 यूनिट है ना, तो 2500 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा, 2500 यूनिट बराबर हो जाएगा 3816,636 मल्टीप्लाई 2500, ठीक है। अब इसको आप पूरा अच्छे से सॉल्व कर लीजिए, पूरा जब आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे ना तो इसका ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। कटने के बाद यही हो जाएगा पूरा प्रोसेस, ठीक। चलिए अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नंबर 6 है, एक व्यक्ति स्थिर जल में 11 किलोमीटर पर आवर की गति से नाव चला सकता है। धारा की गति 5/6 मीटर पर सेकेंड है। धारा के प्रतिकूल 36 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा। देखिए यहाँ पे कोई नाव ऐसे है, ठीक है, मैं बहुत डीपली अच्छे से समझाऊंगी आपको ताकि एग्जाम में बिल्कुल भी दिक्कत ना हो। एक व्यक्ति है जिसकी स्थिर जल में चाल क्या है, 11 किलोमीटर पर आवर। जब भी स्थिर जल की बात हो, मतलब जल शांत है, तो वो जो व्यक्ति है जो नाव में बैठा है, तो वो नाव की ही चाल होगी, ठीक है, वो स्थिर जल की चाल नहीं होगी। जल की चाल तो बिल्कुल उसमें नहीं होगी। तो यहाँ पे जो नाव की चाल है, नाव की जो चाल है वो कितनी हो गई है, वो कितनी है, वो 11 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है, 11 किलोमीटर पर आवर दी गई है, ठीक। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, धारा की गति, जो धारा है, जो नदी की जो धारा है, वो उसकी गति क्या है, उसकी गति है, धारा की गति है। धारा की गति कितनी है, धारा की गति है 5/6 मीटर पर सेकेंड है। यहाँ पे मीटर पर सेकेंड है, लेकिन हमें क्या करना है, हमें किलोमीटर पर आवर में निकालना है। क्यों, क्योंकि देखिए एक यूनिट क्या दी गई, किलोमीटर पर आवर में है। और क्यों किलोमीटर पर आवर में ही करना है, क्योंकि यहाँ पे देखिए क्वेश्चन का जो ऑप्शन है, यहाँ पे आवर भी आ रहा है, तो यहाँ आर आ रहा है, तो आवर में ही हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे। तो 5/6 को मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 18/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बहुत लोग सोच रहे होंगे 18/5 से ही क्यों मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए अगर हम देखिए 1 किलोमीटर बराबर क्या होता है, 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 होता है ना, 1000 मीटर होता है। अच्छा, तो 1000 क्या होता है, नीचे आएगा ना, मीटर, ये जो मीटर का है वो किलोमीटर में चेंज करने के लिए 1000 नीचे आएगा, इसलिए ये देखिए यहाँ पे जो 5 है ना वो कट के ही आया है। और उसके बाद जो आवर है, 1 आवर में क्या होता है, 1 आवर में क्या होता है, 60 × 60 सेकेंड होते हैं ना। तो ये क्या होगा, इससे 60 × 60 से जब डिवाइड होता है तो ये ऊपर जाता है। इसका मतलब 3600/1000, 3600/1000 को अगर हम डिवाइड करेंगे 18/5 आता है। तो इसका कॉन्सेप्ट यहाँ से आया है, ठीक है। जिसको आता है ठीक है, नहीं आता है तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया, ठीक। अब चलिए इसको कन्वर्ट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। 3 किलोमीटर पर आवर क्या हो जाएगा, 3 किलोमीटर पर आवर धारा की गति हो जाएगी, ठीक है, धारा की गति। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि धारा के प्रतिकूल, धारा अगर ऐसे जा रही है, ऐसे ऐसे करके ऐसे जा रही है, तो नाव की जो चाल है, ये नाव है धारा के प्रतिकूल मतलब नाव ऐसे जाएगा, ठीक है, धारा इधर जाएगा और प्रतिकूल मतलब नाव ऐसे जाएगा, उल्टा जाएगा उसके। कितने 36 किलोमीटर, मतलब धारा के, ये जो धारा है, धारा के प्रतिकूल अगर यहाँ से यहाँ तक 36 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा। धारा के जो विपरीत 36 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। हम लोग दूरी जानते हैं, दूरी बराबर होता है समय गुणे चाल होता है ना, स्पीड इनटू टाइम होता है। तो समय गुणे चाल, चलिए इसको चाल लिख दिया यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा, दूरी कितनी है, दूरी है 36 किलोमीटर, ठीक है। अच्छा, तो हमें क्या करना है, हमें तो ये नहीं पता है ना कि नाव की चाल कितनी हुई है। तो देखिए शांत जल में नाव की चाल क्या है, 11 है। तो इसका मतलब ये नाव की चाल क्या है, 11 है। लेकिन जब नाव क्या कर रही है, इसके विपरीत चल रही है, धारा के विपरीत चल रही है ना, तो धारा इधर 3 हो रहा है, इधर 3 कर रहा है, और नाव इधर जा रही है 11 के हिसाब से। तो इसका मतलब 11 से उधर आ रही है और इधर से ये 3 ढकेल रहा है, तो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। 11 में से 3 गए कितना होता है, 11 में से 3 गया होता है 8। इसका मतलब 8 किलोमीटर पर आवर की गति से ये जो नाव है वो चल रही है, ठीक है। 8 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे समय, ठीक है। अब क्या करेंगे, टाइम बराबर क्या हो जाएगा, 8 4 जा 32, और उसके बाद कितना हो जाएगा, 32 के बाद हो जाएगा यहाँ पे 4/8, कितना हो जाएगा, फिर 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 4 2 जा 2 3, मतलब 30 मिनट, 4 घंटे
4 घंटे और 30 मिनट क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। मैंने बहुत डीपली एक्सप्लेन किया है, एक एक टॉपिक अच्छे से कर दिया है ताकि आपको एक जगह भी दिक्कत ना हो। आप अगर एग्जाम में हो तो एग्जाम में आप मैप बना के चलिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 वैसे तो रीजनिंग का है, लेकिन यहाँ पे मैथ में मैं आपको क्वेश्चन कवर कर दे रही हूँ। देखिए, वेंकट का जन्मदिन 1 जनवरी 2012 को रविवार को पड़ता है। वेंकट का जो जन्मदिन है 1 जनवरी 2012 को क्या है, 2012 को संडे को पड़ता है उसका जन्मदिन। अब कह रहा है कि अगले साल मतलब 2013 को उसका जन्मदिन किस दिन पड़ेगा, ठीक है। तो अब हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं एक साल में कितने दिन होते हैं, एक साल में होते हैं 365 दिन होते हैं, ठीक है, 365 दिन होते हैं। अब इस हिसाब से अगर हम देखें तो ये जो एक साल में 365 दिन होते हैं, अगर हम इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 7 5 जा 35 आएगा, और यहाँ पे 15 7 2 जा 14, मतलब एक दिन एक्स्ट्रा हो जाएगा, इसका मतलब अगर एक साल में 365 दिन है तो क्या हो जाएगा, संडे की जगह मंडे हो जाएगा, संडे की जगह मंडे हो जाएगा, ठीक है, मंडे। लेकिन अभी यहाँ पे एक चीज़ आप ध्यान दीजिए, ये नॉर्मल डेज तो है नहीं, ये 2012 क्या है, लीप ईयर है ना, ये लीप ईयर है, ठीक है, लीप ईयर है। अगर नॉर्मल डेज होता तब एक दिन एक्स्ट्रा आता, ठीक है, एक दिन एक्स्ट्रा आता, लेकिन यहाँ पे लीप ईयर है ना, तो लीप ईयर में क्या हो जाएगा, लीप ईयर में 365 की जगह कितना हो जाएगा, 366 डेज हो जाएगा, ठीक है, 366 डेज हो जाएगा। और अगर अभी इसको हम करते हैं तो ये क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगा 2 दिन एक्स्ट्रा हो जाएगा। इसका मतलब क्या होता है कि जब लीप ईयर आता है, लीप ईयर जब आया तो 2 दिन एक्स्ट्रा हो जाता है। और वैसे क्या होता है, वैसे सेम डेज के लिए अगले साल के लिए एक दिन एक्स्ट्रा होता है, तो यहाँ पे एक दिन यहाँ पे एक्स्ट्रा होता है। और वैसे जब लीप ईयर आया तो यहाँ पे 2 दिन एक्स्ट्रा हुआ, इसका मतलब संडे तो हो ही गया, संडे का तो था ही, उसके बाद संडे 2 दिन जो एक्स्ट्रा हुआ, मंडे ट्यूसडे, ठीक है। तो यहाँ पे लीप ईयर के हिसाब से 2012 के हिसाब से 2 दिन एक्स्ट्रा हो रहा है, जिस हिसाब से इसका आंसर क्या बन जाएगा, संडे के बाद मंडे, उसके बाद ट्यूसडे, कितना आ जाएगा, मंगलवार इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है, ट्यूसडे आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। यहाँ पे अब आप इतना मत करिएगा एग्जाम में, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मैंने आपको दिखाया है कि किस तरह से इस क्वेश्चन को इस तरह से एक्सप्लेन करते हैं, मतलब क्या इसका कॉन्सेप्ट है इसके पीछे। आप सिर्फ और सिर्फ क्या करिएगा, यहाँ पे पहले आप लीप ईयर देख लिए ना, लीप ईयर देख लिए तो आप क्या करेंगे, दो दिन बढ़ा करके बता देंगे, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपके ही काम की बात हो रही है, आपके ही CBT 1 और CBT 2 की बात हो रही है, ठीक है। चलिए, नौकरी लेना है तो ज़रूर कर दीजिएगा। और क्वेश्चन नंबर 8 पूछा है कि सरलीकृत करना है इसको और इसको, ठीक है। इसको देखकर आप बिल्कुल मत घबराइए, हम जानते हैं 25 किसका स्क्वायर रूट होता है, 5 का होता है, ठीक है। हमने ऐसे 5 कैसे लिख दिया भाई, लिख दिया, मेरा मन था लिख दिया। चलिए अब आगे बताते हैं। अब यहाँ पे पॉइंट है ना, पॉइंट का भी हिसाब किताब करना है। पॉइंट अगर 2 है ना, 2 डिजिट बाद है तो हम यहाँ पे 1 डिजिट बाद पॉइंट लगाएंगे, ठीक है। चलिए अब इसको इसी तरीके से सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे प्लस हो गया, 2 यहाँ पे बाहर है ना, तो बाहर का बाहर ही लिखेंगे। उसके बाद अब यहाँ पे 49 किसका स्क्वायर, इसको वो होता है स्क्वायर किसका होता है, 7 का होता है ना, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट 7 लिख दिया, ठीक है, लिख दिया, मेरा मन कर दिया। अब कितनी डिजिट बाद पॉइंट है, 1 2 3 4 डिजिट बाद पॉइंट है ना, तो हम क्या करेंगे, हम इसका जो सॉल्व करेंगे, इसको 4 की जगह 2 डिजिट बाद हम पॉइंट लगाएंगे। तो एक डिजिट तो 7 था ही, उसके बाद अब एक डिजिट नहीं बन रहा था तो 0 लिख दिया, और फिर पॉइंट यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। इसका इस तरह से सॉल्व हो गया। अब माइनस हो जाएगा 0.3। अब इसको क्या हो गया, इसको हम क्या करेंगे, यहाँ का इसको तो ये 3 का होता है, 3 लिख दिया। अब दो है ना, इसके बाद पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो हम 1 डिजिट बाद पॉइंट लगा देंगे, ठीक है।
तो एक डिजिट ये है और इसके पहले हमने क्या कर दिया, पॉइंट लगा दिया। अब चले, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे आएगा 0.5, 7 टू से क्या होता है, 7 टू से होता है 14, 14 आ गया ना। अब उसके बाद 2 डिजिट बाद क्या है, पॉइंट है, 2 डिजिट बाद हम क्या करेंगे, पॉइंट लगा देंगे, माइनस करेंगे, 3 3 जा 9। अब यहाँ पे क्या है, 2 डिजिट हो जाएगी ना गिन के, 1 2, 2 डिजिट हो गई, ठीक। तो एक और उसके बाद दूसरी डिजिट हम ऐसे बना लेंगे, ठीक। अब चलिए इसको हम और जोड़ते हैं, क्या बन जाएगा। देखिए यहाँ पे तो कुछ था ही नहीं, कुछ था ही नहीं, इसके नीचे तो इसके पीछे चाहे कितना भी 0 लगा दें तो क्या हो जाएगा, ये इसका हो जाएगा 4, उसके बाद 5x 6 हो जाएगा और यहाँ पे 0.0 और माइनस हो जाएगा 0.09। अब चलिए इसको माइनस कर देंगे, ठीक है। 14 में से 9 माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या बचेगा, 5 बचेगा, फिर 0.0, ये हो जाएगा आंसर आपका। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जा रहा है, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका आंसर होगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। और फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक शेयर नहीं किया है तो शेयर करते चलेगा, जिनका CBT का एग्जाम है, RRB रेलवे का। ठीक है फ्रेंड्स, आज की क्लासेस यहीं तक। इससे पहले आप आज का प्रश्न देख लीजिए जो आपको सॉल्व करना है। 9 के पहले 30 गुणज का औसत कितना है, ठीक है। 142, 138.5, 139.5, 143.5। इस क्वेश्चंस को सॉल्व करके आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा कि आपका क्या आंसर आया है। ये क्वेश्चन को इग्नोर मत करिएगा, आपके RRB NTPC का ही क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार, जय हिंद।